हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डीसी स्टडी पावर क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड पर आधारित प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जिन बच्चों को यूक्लिड प्रमेय का एक सरदर्द बना हुआ है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है। चलिए आज पार्ट 2 में कुछ सवालों सहित पुनः यूक्लिड प्रमेय पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यूक्लिड प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड के बारे में हम लोग हाई स्कूल में पहली बार सुनते हैं, 9th में भी होती है, लेकिन यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथम जो होता है वो एक नया नाम है। बाकी काम उसका पहले जैसा ही होता है जैसे पहले की कक्षाओं में किया जाता था, छोटी कक्षाओं में। तो यूक्लिड प्रमेय जो होती है, यूक्लिड प्रमेय, तो इसका मतलब एक डिवीजन पर आधारित ये प्रमेय होती है। जैसे कह दिया जाए, हम एक भाग से लेकर आपको समझाते हैं कि अगर 15 और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 46, दो संख्याएं ले लिया और इन दो संख्याओं पर हमने भाग दिया 15 भागे 46, तो ये 15 × 45, 1 बचेगा। देखिए भाग कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य। तो इसकी उत्तर की जांच हम कैसे करते थे? पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इससे करते थे। तो भाज्य कितना है? 46, भाजक 15 और भागफल है 3 प्लस शेषफल कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 15 × 45 1 46, अर्थात ये होता था कि हमारा भाग सही है। तो इसकी जांच करते थे। आज उसी जांच से पर आधारित यूक्लिड प्रमेय है। ये तो रही संख्या पर। यदि इनकी जगह दो संख्या हम इस तरह ले लें, अज्ञात संख्याएं, तो इन पर भी यदि यही रूल्स फॉलो करें, जैसे कह दिया जाए जिसमें से ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी का भाग हमने दिया ए में से। तो ये तो पता नहीं कि कितनी बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर मानक मानना पड़ेगा कि क्यू बार गया होगा और शेषफल जो बचा होगा आर बचा होगा। क्यों? क्योंकि क्यू इसलिए लिखा जाता है भागफल को, क्योंकि भागफल क्यूटेंट माने भागफल होता है, इसलिए उसका पहला लेटर ही इसमें भागफल ले लिया जाए। शेषफल रिमाइंडर माने शेषफल होता है, इसलिए उसका पहला लेटर आर ले लिया गया। तो मान लिया कि यहाँ पर भाग की क्रिया संपन्न हुई, बी का भाग हमने ए में दिया, तो क्यू बार गया होगा, कुछ न कुछ संख्या ही होगी, और शेषफल भी कुछ न कुछ बचा होगा। अर्थात ये जो बन के आया, तो इसको भी हम इसी तरह लिखना चाहें तो भाज्य ये हो गया, भाजक बी हो गया, भागफल क्यू हो गया, इनका इंटू कराया, और प्लस शेषफल आर हो गया। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, जो कि यही एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित, यानी इसी पर सारी चीज़ें क्रिया होती हैं। अब इनके बीच में संबंध क्या होता है? जैसे कि एक चीज़ और समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि 7 भागे अगर 18 कर दिया जाए, तो 7 त्रिक आर के बारे में यदि समझना है हमें कि शेषफल किस पर डिपेंड करता है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। कितना बचेगा शेषफल? 5 बचेगा, 4 बचेगा। तो शेषफल हमारा 4 बचा। इस प्रकार क्या आप ये कह सकते हैं कि शेषफल यहाँ 7 आ सकता है किसी भी कंडीशन पर? यानी यहाँ की संख्या यदि हम चेंज कर दें और दूसरी रख दें 18, 19, 20, 25, तो क्या यहाँ पर शेषफल 7 आ सकता है? मतलब शेषफल 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 7 यदि आएगा तो भाग फिर से चला जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पर कितना स्वीकार किया जाएगा, कितने अंक ले सकते हैं शेषफल के? तो यही कहा जा सकता है कि या तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6 तक के यदि अंक आ रहे हैं घटाने पर, तो वही शेषफल माने जाएंगे। इसके अलावा यदि 7, 8, 9, 10 यदि घटाने पर आ रहा है तो शेषफल नहीं होगा, और ना ही घटाने पर इससे बड़ी संख्या आ सकती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पर भाग हमारा गलत होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो अंक आए हैं, तो जो हमारा भाजक है उससे छोटे हैं, 0 और उस भाजक से क्या हैं? छोटे हैं, मतलब इनके बीच में से हैं, 7 से छोटे हैं। इधर को चिन्ह लगाना चाहिए कि 7 से छोटा और 0 के बराबर ही इनके
जो हमारा शेषफल है वो आना चाहिए। तो चलिए शेषफल के बारे में समझ गए होंगे कि शेषफल कहाँ तक का हो सकता है। शेषफल की सीमा होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, बी के ऊपर, अर्थात बी से हमेशा छोटा आएगा। तो आर का मान बी से छोटा होगा, किंतु जीरो भी हो सकता है, जीरो के बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी। तो ये शेषफल की एक लिमिट हो गई। तो यहाँ पर शेषफल के बारे में भी हमें समझना है कि शेषफल कहाँ तक आ सकता है, यानी किसी भाजक का यदि हम किसी संख्या में भाग दें तो शेषफल क्या बच सकता है, तो जो भाजक से हमेशा छोटा बचेगा। तो चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे, कोई भी XYZ संख्या का भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जो रखा हुआ है, यानी ये एक भाग की प्रक्रिया है जो हम चेक करने के लिए यूज करते थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये हमारा एक नियम हो गया जो भाग को चेक करने के यूज में किया जाता था। आइए चलते हैं दूसरी इस सवाल की ओर। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि धनात्मक कोई विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं यहाँ पर माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b मान लिया हमने, b बराबर मान लिया, यहाँ से 4 मान लिया, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें इंगित करना है, इनको सिद्ध करना है इनको। तो इसका मतलब इनको किसके बराबर तुलना कर दिया हमने, a के बराबर मान लिया ये कि a बराबर 4q+1 है, a बराबर 4q+3 है। तो अर्थात b क्या होगा इनसे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी वही b होगी। तो यहाँ इस b के स्थान पर रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है इस b के स्थान पर, इस b के स्थान पर रखा हुआ है 4 रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर ले लेते हैं 4। ठीक है, यहाँ पर b बराबर कितना है, 4 है। अतः यहाँ पर लिख देंगे कि a तथा b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अब देखिए कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो वही चीज़ है जो यूक्लिड प्रमेय हमने बताई है, उसी के ही नाम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कह दो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है इसे। तो इस तरह से नाम है उसका कि यूक्लिड विभाजन का अर्थ आप समझ रहे होंगे, एल्गोरिथ्म का मतलब ये एक संकल्पना हो गई उनकी। तो ए और बी पर यदि हम यूक्लिड विभाजन लगाएं, यानी बी का भाग ए में दें, तो इसे हम यही लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ए व बी पर। चूंकि यहाँ b दिया हुआ है इसलिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर 4q प्लस आर। तो क्या r का मान यहाँ पर क्या निर्धारित कर सकते हैं, जो भागफल है उससे छोटा ही तो हो सकता है। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि r का मान 4 से छोटा हो सकता है, किंतु 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। अतः संभावित शेषफल क्या होंगे, अतः संभावित शेषफल जो होंगे, संभावित का मतलब जिनकी संभावना की जा सकती है, वो संभावित शेषफल r बराबर हो सकते हैं 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यहाँ भाजक के रूप में है और भाजक के बराबर और भाजक से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे के रूप का होगा, शेषफल इन्हीं रूपों का होगा। तो क्या हम इस वाले शेषफल का मान इस समीकरण में रख सकते हैं r की जगह, जो a स्वीकार करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर जो मान आएगा 4q, r की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो 4q भर बचा। या फिर अगर 0 नहीं आया होगा तो 1 आया होगा, तो 4q+1 हो गया। या अगर ये भी नहीं आया होगा तो 4q+2 होगा। या अगर ये भी नहीं आया होगा तो 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इस रूपों में हम इसे लिख सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि a का मान 4q या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3 के रूप में हो सकता है, क्योंकि शेषफल कुछ भी हो सकता है। 4 का भाग देने पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3। तो जो a का मान है वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर चूंकि a जो है उसके बारे में समझना है कि a क्या है। a एक विषम पूर्णांक हमने माना है, यहाँ पर
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानना चाहिए। हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, फिर से समझ ले कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि विषम पूर्णांक के बारे में सिद्ध करना था। तो ए को हमने विषम पूर्णांक माना है इसलिए यहाँ पर हम सम विषम की जांच करेंगे। तो देखिए, सम विषम की जांच करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे अगर किसी भी संख्या में 2 फैक्टर बन रहा है तो वह सम संख्या होती है। जैसे 4q लिखा है तो 4q को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × q, अर्थात इसमें 2 हमें मिल गया, इसलिए ये 4q हमारी सम संख्या है। और किसी भी संख्या में सम संख्या के साथ में किसी का भी गुणा कराओ, जैसे मान लो 2 सम संख्या है तो सम का गुणा करा दो या 2 के साथ विषम का गुणा करा दो, आएगा तुम्हारा सम ही। गुणनफल कितना आएगा? सम। तो क्यों यहाँ पर सम हो या विषम हो इससे मतलब नहीं है, चूंकि 4 यहाँ पर सम है, अर्थात सम के साथ में यदि हम सम या विषम 2 में से किसी का भी गुणा कराएं तो सम संख्या ही आएगा। इस तरह से ये तो डिसाइड हो गया कि यह एक सम संख्या है। यहाँ पर देखो एक नियम और है कि जैसे मान लो 4 एक सम संख्या है, 24 मान लो थोड़ी देर के लिए कि 24 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में यदि हम सम संख्या जोड़ दें या विषम संख्या जोड़ दें तो क्या होगा? सम में यदि सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, यदि सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। तो देखो 4q तो हम यहाँ पर क्या सिद्ध कर चुके? सम है। तो सम में क्या जोड़ा जा रहा है? विषम संख्या। तो सम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम आएगा, तो ये हमारी विषम हो गई। कन्फर्म हो गया कि ये हमारी क्या हो गई? विषम हो गई। इसी तरह से ये देखो सम में सम जोड़ रहे हैं तो ये तो सम हो गई, इस यहाँ पर ये विषम हो गई। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ए का मान उसी के बराबर होगा जो ए जिस प्रकृति का ए है। तो ए हमारा विषम प्रकृति का है, इसलिए ए का मान सम के बराबर कैसे हो सकता है? इसलिए ए का मान हमारा यही 2 हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ना तो ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देना है कि 4q के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 सम्मिलित है, 2 सम्मिलित है, इसलिए 4q एक सम संख्या है, सम संख्या है। साथ ही 4q के साथ ही में 4q + 2 भी सम संख्या हो गई, भी यहाँ लिख देंगे सम संख्या है। तो ये भी एक सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है तो ये तो विषम हुई ना, क्योंकि सम के साथ में विषम अंक जोड़ा जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि a का मान 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a एक विषम संख्या है। लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। ए एक क्या है? विषम पूर्णांक है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल है, इस पर समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सम विषम की बात नहीं हुई है, ओनली धनात्मक पूर्णांक कहा गया है। तो यहाँ पर भी जब हम इसको हल करेंगे तो मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, खाली ओनली धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या मान लिया? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक a है तथा b डज नॉट 0 मान लेंगे, यानी या b बराबर यहाँ पर 3 ले लेंगे, क्योंकि भाजक के रूप में हमें 3 नजर आ रहा है। रूप b बराबर कितना है? 3 है। अतः यहाँ पर लिख देंगे कि a व b पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। देखिए इन सवालों में हमें हिंदी काफ़ी मात्रा में लिखनी पड़ती है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो समझना है, हम बोलते भी जा रहे हैं उस चीज़ को कि a व b पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी a व b पर यूक्लिड प्रमेयिका का मतलब है कि a व b में भाग दिया जाना है, और भाग इसी तरह देना है कि मान लो कि b भाजक है, यदि इसमें क्लियर है कि b हमारा भाजक के रूप में है, तो जब हम b का भाग a में देंगे तो q बार माना जाएगा, r से सफल मानेंगे, क्योंकि इन्हें अज्ञात होने पर यहाँ पर हम यही मानेंगे। अगर संख्या होगी तो क्लियर होगा कि नहीं 15 का भाग 3 बार जाएगा, शेषफल 1 बार जाएगा। जब ये संख्या नहीं है, ये हमारे चर पद हैं, तो यहाँ पर हमें मान कर ही काम चलाना होगा। अर्थात जब इनमें हमने भाग दिया यानी यूक्लिड प्रमेय लगाई, क्योंकि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने का मतलब भाग देना होता है।
तो इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखो बी की जगह तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बी का मान जो निर्धारित है यहाँ से कितना है, बी का मान यहाँ पर निर्धारित है 3Q निर्धारित है। तो ए बराबर हो जाएगा 3Q प्लस आर। तो क्या आर के बारे में हम समझ सकते हैं कि आर कितना शेषफल हो सकता है। यहाँ लिखेंगे चूँकि आर का मान कितना हो सकता है, 3 से छोटा होगा किंतु 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो अतः संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे, संभावित शेषफल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे संभावित शेषफल, आर बराबर लिख सकते हैं 0 1 2। 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 ही भाजक है, 3 शेषफल नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे के रूप में होगा, शेषफल इन्हीं रूपों में होगा। अतः ए का मान क्या हो सकता है, ए बराबर जब शेषफल की जगह हम अगर 0 रख दें तो ए बराबर 3Q हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, यदि 0 नहीं बचा होगा शेषफल तो क्या होगा फिर 3Q प्लस 1 होगा। यदि ये भी 1 भी नहीं शेषफल आया होगा तो 2 आया होगा फिर, तो 3Q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो गौर करना है कि देखिए यहाँ पर 3Q सम हो या विषम हो इसको नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि यहाँ 3Q के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो ये भी हम सम और विषम के बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल में भी नहीं पूछा गया इस चीज़ के बारे में कि यह एक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा सवाल लेकर चलते हैं आपके सामने। तो देखिए आइए चलते हैं, एक सवाल और है जिसे लिखा गया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। यह हमें दर्शाना है। यहाँ पर देखिए अलग टाइप से है, कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है, घन किस रूप में होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही प्रमेय यूज करनी है। यहाँ मान लेना है कि माना a तथा b, ठीक है, ए तथा बी जहाँ बी डज नॉट 0 होगा पर यूक्लिड, ये धनात्मक पूर्णांक मानेंगे इनको, ए तथा बी लिखना चाहो लिख सकते हो, धनात्मक पूर्णांक हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है समझना है। यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा BQ प्लस आर। चूँकि यहाँ बी क्या डिसाइड हो रहा है, यहाँ से 4 समझ में आ रहा है, यानी भाजक हमें क्या मिल रहा है, बी किसे कहते हैं, भाजक को। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4Q प्लस आर। तो ये भी लिख सकते हैं अतः हम कि आर का मान क्या हो सकता है, 4 से छोटा होगा किंतु 0 या 0 से बड़ा होगा। अतः संभावित शेषफल क्या हो जाएंगे, आर बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 4 शेषफल है। अर्थात यदि ये शेषफल के रूप में होंगे तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यदि शेषफल 0 होगा तो 4Q होगा या फिर 4Q प्लस 1 होगा या 4Q प्लस 2 या 4Q प्लस 3, इन्हीं रूपों में ए का मान आएगा। तो अब ये घन की बात कर रहा है कि क्या इनका घन इन रूपों में होगा, यानी 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3। यानी अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ m कहाँ से आ गए, 2 यहाँ दिया है और ये 1 2 ये 0 1 3 ये तो मिल रहा है, लेकिन ये 2 नहीं। तो पहली बात तो ये कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब उसका घन करना है इसको m के लिए, यानी घन करने पर जो पूर्णांक बनेगा उसे m मान लेंगे। तो हमने सबसे पहले इसी को ले लिया, a बराबर 4Q, इसे हम लिख देंगे प्रथम स्थिति। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन का मतलब हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 Q क्यूब। तो ये तो हमारा हो गया। यहाँ पर शेषफल हम लिख सकते हैं 0 0 लिख सकते हैं। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ भाजक हमें निकाल लेना है, तो 4 इंटू भाजक कितना हो जाएगा 16 Q क्यूब प्लस 0, यानी ये देखिए हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी घन में भी हमने वही नियम लगाया। इसको हम थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं, पूर्णांक यहाँ दर्शा देंगे कि जहाँ 16Q क्यूब बराबर m जो कि एक पूर्णांक है, अर्थात a क्यूब बराबर हो जाएगा 4m। ये हो गया, इस रूप में आ पाया। दूसरा जो दिया है हमारा पुनः सेकंड नंबर में हम लिखेंगे
कितना हो जाएगा, ए बराबर 4q+1। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए घन करेंगे इनका तो क्या होगा, a³ बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4+4q+1 का होल क्यूब करेंगे तो a³ यानी 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 3ab कोष्टक में a+b तो 4 3 12 क्यूब कोष्टक में a+b प्लस b³ यानी a³, 1 का क्यूब। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे मान लो ये दिया जा रहा है 4q+1 का क्यूब तोड़ना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो यहाँ पर समझ लें। इसमें क्या होगा a+b का होल क्यूब लगाएंगे। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3ab कोष्टक में a+b प्लस b³ ये होता है। तो यहाँ पर हम a की जगह कितना यूज कर देंगे, 4q का क्यूब प्लस 3 4q प्लस गुणे 1 4q+1 प्लस 1 का क्यूब। तो यही हमने यहाँ पर रखा हुआ है, देख लीजिए 4 क्यूब का किया तो 4 चौको 16 चौको 64 4 3 12 क्यूब एक साथ गुणा करा दिया 4q+1 और 1 का क्यूब। तो इनमें से ये समझना है 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इनसे 4 कहाँ से कॉमन हो रहा है, 4 देखिए कॉमन हो गया, इन दोनों से 4 कॉमन हो रहा है। ये गुणनफल के रूप में है तो एक ही पद माना जाएगा इसको। तो इन दोनों से हमने 4 कॉमन कर लिया। क्यों कॉमन कर लिया, क्योंकि 4 हमें भाजक के रूप में निकालना है। 4 हम कॉमन करेंगे तो 16 क्यूब प्लस 4 3 12 क्यूब 4q+1 यहाँ पर हमने ये कॉमन कर लिया इतने पदों से। इसके पश्चात यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसको हमें क्या मान लेना है, m मान लेना है, अर्थात 4m+1 ये हो गया। इसी तरह से ये भी हमारा देखिए किस रूप में आया, जिस रूप में वो कह रहा था 4m+1। अब जैसे दूसरा अगला बन रहा है हमारा, कितना बन रहा है 4q+1, यानी इसको देखिए कैसे समझेंगे, तीसरे स्टेप में ये भी उसी तरह करेंगे। a बराबर यहाँ लिख देंगे 4q+2। यहाँ भी हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब घन करेंगे इसका भी घन कर दिया और इसका भी घन कर दिया तो ये हो गया a³ और ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 64 क्यूब प्लस 3ab तो 4 3 12 दूनी 24 क्यूब कोष्टक में a+b तो कितना हो जाएगा 4q+2 प्लस b³ 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तब गौर करना है कि 8 तो हमारी संख्या बड़ी है, भाजक यदि हम 4 चुनेंगे तो चलिए 4 कॉमन करना चाहते हैं तो 4 देखिए 8 से कॉमन भी हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 कॉमन किया तो कितना बचेगा 16q³ प्लस 6q कोष्टक में 4q+2 यहाँ पर बचेगा 2 यानी ये कॉमन हो गया। तो इसको हमने जब देखा तो ये पूरी तरह से कॉमन हो गया यानी +0 मान सकते हैं। अर्थात ये हमारा, इसको अगर हम m मान लें तो ये हो जाएगा 4m मान लिया इसको, क्योंकि ये यहाँ पर 0 हो गया। तीसरे स्टेप जो बच रहा है हमारा, अभी तीसरा मान, ये चौथा मान बच रहा है a बराबर 4q+3 भी तो हो सकता है का मान। तो इसका भी घन करके देखें क्या होगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो देखिए इसका भी घन किया और इसका भी घन किया, तो इसका घन करेंगे तो a³ और यहाँ पर सूत्र लगेगा तो 4 चौको 16 चौको 64 क्यूब प्लस 3ab तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24 12 3 36 क्यूब और 4q+3 प्लस b³ यानी कितना हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 3 त्रिकोण 3 27 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 4 कॉमन करना है, क्योंकि इससे 4 कॉमन नहीं है 27 से, लेकिन कॉमन भी यदि नहीं करेंगे तो शेषफल भी नहीं से लिख सकते। क्यों, क्योंकि यह संख्या 27 बड़ी है भाजक से। 4 जो हमने भाजक यहाँ पर चुना था, भाजक 4, उस भाजक से ये संख्या 27 बड़ी है। अर्थात देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 27 को 2 भागों में तोड़ लेंगे। 64 क्यूब प्लस 36 क्यूब 4q+3। यहाँ पर हमने 27 को ऐसे 2 भागों में करें कि एक भाग में कॉमन हो जाए, दूसरा भाग शेषफल के रूप में हो जाए, यानी 4 से छोटा हो जाए। तो 27 को हम लिख सकते हैं 4 का भाग किस में चला जाएगा, 4 छंग 24 4 सत्ते 28 4 छंग 24 यानी 24 + 3 लिख सकते हैं। 2 भागों में हमने तोड़ दिया 27, 24 + 3 24 से देखिए 4 कॉमन हो जाएगा तो इन तीनों में हम कॉमन कर लेंगे 4
4 कॉमन करेंगे तो 16 क्यू क्यू। देखिए क्यू भी कॉमन हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्यू से हमें मतलब नहीं है कॉमन करने से। क्यों? क्योंकि भाजक कॉमन करना होले। तो 4 कॉमन किया, यहाँ पर 9 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 3। इसके अंदर नहीं कॉमन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुणनफल में अगर कॉमन है तो वो बात एक ही होती है, अंदर कॉमन हो या ना हो, लेकिन गुणनफल में रखी हुई संख्या में यदि कोई चीज़ कॉमन है तो वहीं से कॉमन कर लेते हैं। 4 छंग 24, यहाँ पर 6 कॉमन हो गए और प्लस 3 हमारा एक्स्ट्रा बचा। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं कि इसको m लिख दें यदि, तो ये हो जाएगा 4m और उसको क्या लिख सकते हैं 3। अर्थात जो a के जितने संभावित मान थे उनका हमने घन किया तो हमें यही मिला कि एक का मिला हमें कितना 4m, दूसरे का मिला 4m प्लस 1 और तीसरे का भी क्या मिला है 4m और चौथे का क्या मिला है 4m प्लस 3। यानी इन्हीं के अंतर्गत जो शुरू में सवाल दिया हुआ था हमारा, शुरू में ये दिया हुआ था 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है किसी चीज़ का अगर घन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या मानी थी a और b बराबर हमने 4 मान लिया था, तो उसको लेकर जब हम इसको हल किया तो उनका घन हमें क्या मिला, इन्हीं रूपों में मिला। तो कह सकते हैं कि अतः सिद्ध हो गया। इससे सिद्ध होता है कि किसी पूर्णांक का घन, यानी हमें यही प्रश्न उतार देना है और लिख देना है कि अतः हम सिद्ध हो गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। चलिए आज का इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।